हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम लोग को डिस्कस करना था सैटर्न एंड 11th हाउस, बट आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। मैंने पहले भी इसके बारे में एक वीडियो बनाई है, बट मे बी वो सबने ना देखी हो, और उसमें वो चीज़ें पूरी मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की थी, बट कुछ चीज़ें रह गई थी। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो अगेन। सो ये वीडियो है वेल्थ के ऊपर, द वेल्थ इन एस्ट्रोलॉजी, हाउ वी कैन सी, और कैसे हम देख सकते हैं कि हमारा वेल्थ कंडीशंस या हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे होंगी थ्रू आवर हॉरोस्कोप एंड थ्रू द प्लैनेट सेटिंग इन डिफरेंट हाउसेस, जिसको हम एक तरीके से धन योग भी बोलते हैं। तो धन योग हम कैसे देख सकते हैं अपने हॉरोस्कोप में, और पहले मैंने डिस्कस नहीं किया था, बट क्या कुछ योग ऐसे होते हैं जो ये शो करते हैं कि थोड़ा सा फाइनेंशियली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होगी। अगर वो योग जो ये योग शो करते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी, अगर वो योग हैं जन्मपत्री में, धन योग नहीं है, तो थोड़ा सा फाइनेंशियली आदमी डिस्टर्ब रहता है। तो हम उनके बारे में ही बात करेंगे आज कि वो योग क्या होते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंसेस को या वेल्थ को देखने के लिए कौन से प्लैनेट इंपॉर्टेंट होते हैं, हमको वो देखना चाहिए। देन हाउसेस एंड देन डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जिनको हम धन योग कहते हैं। तो द प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल आर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट इज जुपिटर, देन वीनस, देन राहु एंड मून, right? Your Lagan Lord obviously is also very important, how well it is placed, but these planets are very important in terms of seeing the wealth. क्यों जुपिटर और वीनस, आपको पता है जुपिटर एक वेल्थ गिविंग प्लानट है, राइट? सेम विद वीनस, वीनस इज अ प्लानट ऑफ लग्जरी, वेल्थ, राइट, कंफर्ट्स। राहु इज अ न्यू एज प्लानट। लोग राहु को बहुत गलत बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से आजकल इन दिस करंट एज राहु इज द मोस्ट important planet in every terms. So Rahu in certain houses can give you a very good wealth. Similarly with the moon, because moon क्या है? moon आपका दिमाग, में हमेशा बोलता हूँ moon हमेशा strong होना चाहिए चार्ट में, just to see कि आप कितना वेल किसी सिचुएशन में काम कर सकते हो और कैसे आपके डिसीजन होंगे, बिकॉज बेस्ड ऑन योर डिसीजंस आपकी लाइफ चलेगी, और जैसे आपके डिसीजन होंगे वैसे आपकी लाइफ चलेगी, अच्छी या बुरी। सो दैट इज़ वाई मून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। कितने आप फोकस्ड हैं, कितने आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं, ये सब चीज़ें मून से दिखती है। तो जब मून से आपके डिसीजन अच्छे होंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ अच्छी प्रोग्रेस करेगी। दैट इज़ वाई मून इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और नो व्हाट आर द, अब वो कौन से हाउसेज हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं? तो अगर आप कहीं भी आपने जनरली देखा होगा तो वेल्थ के लिए टू हाउसेज विच आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सेकेंड हाउस और 11th हाउस। जो वेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउस कंसिडर करे जाते हैं वो है सेकेंड हाउस एंड 11th हाउस। सेकेंड हाउस इज़ द हाउस जो हमारा फिक्स्ड एसेट्स के लिए होता है, हमारी अपनी इनकम के लिए होता है, हमारी फैमिली एसेट्स के लिए होता है। 11th हाउस इज़ द गेन्स, एनी काइंड ऑफ गेन्स, हर तरह के गेन्स 11th हाउस से देखे जाते हैं, इसीलिए दो हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट होना। बट इनके अलावा कुछ और हाउसेज हैं जो हम कंसिडर करते हैं और जिनके थ्रू हम योग भी देखते हैं कि धन योग कैसे बनते हैं। वो कौन से हाउस है? फर्स्ट हाउस, बिकॉज इट्स लगन एज इन यू, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन इट्स फिफ्थ हाउस एंड 9th हाउस। सो फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, 9th। वाई फिफ्थ एंड 9th? बिकॉज उनको हम लक्ष्मी स्थान बोलते हैं हॉरोस्कोप में, जन्मपत्री में, एस्ट्रोलॉजी में। फर्स्ट हाउस एंड मोर ओवर दीज हाउसेज, दीज थ्री हाउसेज, फर्स्ट, 5, 9, दीज आर त्रिकोण हाउसेज। फर्स्ट हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ केंद्र और त्रिकोण बोथ, ये केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है फर्स्ट हाउस। बट फिफ्थ एंड 9th ये त्रिकोण हाउस भी होते हैं और ये लक्ष्मी स्थान भी होते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंड और 11th मैं आपको बता ही चुका हूँ। सो अभी सबसे पहले जो मैंने आपको ये चार प्लैनेट बताए थे, जुपिटर, वीनस, राहु, स्पेशली ये तीन, मून नहीं, बट ये तीन प्लैनेट अगर आपके सेकेंड और 11th हाउस में बैठे हैं, ये अकेले ही, तो ये अपने आप में एक अच्छा योग है। इट्स नॉट अ, ये धन योग के उसमें नहीं आता, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट योग है अपने आप। धन योग से अगर एक्स्ट्रा ये भी है या किसी के में ये सेपरेटली भी है तो ये भी बहुत अच्छा योग होता है, बट गिविंग द फैक्ट कि ये अच्छे हाउस में प्लेस्ड होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि किसी बैड हाउस में प्लेसमेंट है तो भी अच्छा है, बट अगर हाँ वीनस अगर सेकंड हाउस में बहुत अच्छा वेल प्लेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है वेल्थ के लिए। सिमिलरली विद द जुपिटर,
सिमिलरली विद राहु, बट अगर ये बैड हाउसेस में प्लेस्ड है तो ये इनका रिजल्ट वो नेगेटिव भी हो सकता है। सो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अब हमारा आते हैं धन योग। अब धन योग कैसे होते हैं, कि धन योग को हम कैसे देखते हैं अपने हॉरोस्कोप में। तो अगर जो मैंने आपको हाउसेस बताया 1st, 2nd, 5th, 9th, 11th, अगर इनके लॉर्ड्स आपस में एक दूसरे से परिवर्तन योग बनाएं, परिवर्तन यानी फर्स्ट हाउस का प्लैनेट 5th हाउस में हो, या 5th हाउस का 1st हाउस में, या 2nd हाउस का 5th हाउस में, 5th हाउस का 2nd हाउस में, या 5th का 9th में, 9th का 5th में, या 11th का 9th में, 9th का 11th में, अगर ऐसे कोई योग है, परिवर्तन योग बनता है, तो इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड धन योग। बट सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर आपके दो प्लैनेट्स 5th और 9th के प्लैनेट्स किसी अच्छे हाउस में, केंद्र, त्रिकोण या 2nd या 11th हाउस में बैठे हैं, तो वो भी एक धन योग है। दोनों अगर इकट्ठे बैठे हैं, ठीक है, कोई से भी 1st और 5th का ले लो, चाहे आप 5th और 9th का ले लो, 9th और 11th का ले लो, 11th और 2nd का ले लो, कोई भी, या 9th और 2nd का ले लो, कोई भी दो लॉर्ड्स अगर इकट्ठे केंद्र, त्रिकोण या 2nd और 11th हाउस में बैठे हैं, तो वो एक अच्छा धन योग होता है। आफ्टर दैट, अगर किसी का प्लैनेट, सपोज अगर 5th का प्लैनेट 9th में बैठा है, 9th का सपोज 2nd में बैठा है, या फॉर एग्जांपल 2nd का 9th में बैठा है, या 2nd का 11th में बैठा है, 11th का 2nd में बैठा है, कोई भी प्लैनेट अगर इंटरचेंज है, इंटरचेंज से मतलब ये नहीं है कि दोनों का आपस में इधर उधर बैठना ज़रूरी हो, तो परिवर्तन योग मैंने आपको बताया, बट अगर सिर्फ आपका 2nd हाउस का प्लैनेट 5th, 9th, 1st इन हाउसेज में बैठा है, तो भी धन योग है। अगर आपका 11th हाउस का प्लैनेट 2nd, 1st, 5th या 9th में बैठा है, तो वो भी एक धन योग है। अगर 9th हाउस का प्लैनेट 2nd, 11 या 5th में बैठा है, तो वो भी एक धन योग है। तो इस तरीके से भी धन योग देखते हैं हम। और बाकी मैंने आपको बताया परिवर्तन योग, या अगर इन दोनों के लॉर्ड्स किसी अच्छे घर में बैठ गए, अगर इन दोनों के लॉर्ड 6th, 8th या 12th में बैठे हैं, तो वो एक धन योग इसलिए कंसिडर नहीं करा जा सकता क्योंकि वो एक बैड हाउस में बैठा है, तो पैसा आएगा और जाएगा, आएगा पर जाएगा, तो इसलिए वो गुड धन योग नहीं है। तो अच्छा धन योग के लिए ये कॉम्बिनेशंस इन हाउसेज में होने चाहिए। तो ये तो हो गई धन योग के बारे में बात। अब कैसे, और मैंने आपको बताया राहु, वीनस, जुपिटर और ये तीनों प्लैनेट्स अगर इन हाउसेज में होते हैं 2nd और 11th में, तो ये भी अपने आप में एक धन योग होता है। मून की इंपॉर्टेंस बहुत है। मून शुड बी वेल प्लेस्ड इन योर हॉरोस्कोप फॉर सीइंग गुड वेल्थ। लग्न और लग्नेश यानी कि लग्न का लॉर्ड, इनका भी अच्छा बैठना और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है हॉरोस्कोप में। बिकॉज अगर किसी के हॉरोस्कोप में मून और लग्न या लग्नेश डिस्ट्रॉयड है, डिस्ट्रॉयड से मतलब अगर वो मेलेफिक से ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, या पाप कर्तरी दोष में आते हैं, या कुछ और वो वीक है किसी तरीके से, तो देन अगर कोई और धन योग बन रहा है तो वो उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता। वो धन योग कंसिडर ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लग्न में अगर पावर नहीं है, लग्न लॉर्ड में पावर नहीं है, मून में पावर नहीं है, तो इट इज़ एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ पर्सन टू अटेन गुड वेल्थ इन लाइफ। उसको पैसा कमाने में बहुत दिक्कत हो सकती है लाइफ में, बिकॉज वो उतना, ना तो वो हेल्थ वाइज अच्छा होगा, ना ही वो दिमाग से अच्छा होगा, तो फिर वो पैसा कैसे कमाएगा। तो इट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबसे पहले लग्न, लग्न लॉर्ड और मून की वो देखें पोजीशन कैसी है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आपने लग्न और लग्न लॉर्ड की पोजीशन भी देख ली, मून को भी देखा, वीनस, राहु, जुपिटर, ये सब देखा, कौन कौन से हाउसेस इंपॉर्टेंट हैं और उनसे क्या क्या योग बन सकते हैं। अब जैसे ये तो हो गया हमारा कि क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए, कि क्या योग बनने चाहिए। इसके अलावा भी कुछ और योग हैं जिनके ऊपर एक सेपरेट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल अभी ये जो धन योग हैं, या ये जो प्लैनेट्स हैं, ये कॉम्बिनेशंस हैं, ये हाउसेज हैं, इनको हमने देखा कि ये गुड वेल्थ के लिए अच्छे हैं। अभी क्या हो सकता है कि अगर हम देख रहे हैं किसी का हॉरोस्कोप, और हम ये देख रहे हैं कि पैसा आ नहीं रहा, या आ रहा है तो उससे डबल जा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वहाँ पे। सबसे पहले, अगर किसी का 12th हाउस बहुत ज़्यादा इफ्लिक्टेड है, इफ्लिक्टेड इन द सेंस कि वहाँ पर ज़्यादा प्लैनेट्स की बैड प्लैनेट्स की वहाँ पे ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं, या फिर वो हाउस डैमेज है, ठीक है, तो बिकॉज 12th हाउस क्या है, व्यय का, लॉस का, ठीक है, वो लॉस और भी चीज़ें हैं, बट हम इनकम का भी लॉस है, वो और भी लॉस है, लॉस ऑफ एनर्जी ऑल्सो है, लॉस ऑफ ब्लड प्रेशर्स है, बट मनी का लॉस भी है, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। फिर इंपॉर्टेंट है 6th हाउस ऑल्सो, बिकॉज 6th हाउस क्या है, वो डेथ्स का हाउस है, यानी कि उधारी का हाउस है, उधार, किसी के ऊपर कितना उधार है, किसी के ऊपर कितना लेनदारी है, उसका हाउस है। तो अगर वो हाउस किसी का एफ्लिक्टेड है,
तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी कि उसको हर काम उधार लेके करना पड़ेगा, उसके ऊपर बिना बात के कर्जे बढ़ते चले जाएंगे अननेसेसरी। सो ये दोनों हाउस पहले तो हमें देखने हैं। उसके बाद हमें देखना है कि अगर किसी का बहुत ही वीक मार्स और सैटर्न अगर वो कॉम्बिनेशन में है या एस्पेक्ट में है, देन दे आर एक्चुअली हैविंग एन एस्पेक्ट। वो अगर आपके चंद्र को यानी कि मून को एस्पेक्ट कर रहे हैं कहीं से, बैड मार्स और सैटर्न या 6th और 12th हाउस को, ठीक है, वेल प्लेस्ड करेंगे, वेल प्लेस्ड मार्स और सैटर्न एस्पेक्ट करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट अगर बैडली प्लेस्ड या वीक, जैसे हम बोलते हैं कि प्लैनेट वीक कब होता है या वो निर्बली कब होता है, जब वो या तो नीच राशि में बैठा, मतलब नीच का होकर बैठा हो, या वो क्या कहते हैं एनिमीज़ के साथ बैठा हो, या वो क्या कहते हैं उसके डिग्री वाइज बिल्कुल ज़ीरो हुआ हो, निर्बल हो। ऐसे प्लैनेट्स मार्स और सैटर्न अगर आपके मून को या 6th और 12th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें ज़्यादा बन जाती हैं कि आदमी के पास पैसा आता नहीं, और आता है तो आने से पहले चला जाता है, या उसको उधारी ज़्यादा लेनी पड़ती है, लेनदारी उसके ऊपर बढ़ती रहती है। तो ये एक दो फैक्टर्स हैं। दूसरा मैंने आपको जैसे बताया है कि अगर किसी का लग्न लॉर्ड या मून ऑलरेडी वीक है तो ये फैक्टर्स यहाँ पे उसको फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक बना देंगे। और भी कई सारे केसेस होते हैं, कैसे देख सकते हैं, बट मैं उनमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बिकॉज अगर नेगेटिव ज़्यादा बताओ तो लोग पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को देखने लगते हैं अपने हॉरोस्कोप में, विच इज़ नॉट गुड। बिकॉज हमेशा ये चीज़ बोली गई है और ये चीज़ है कि फ्री विल से कई बार हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो इफ़ आर वी हैव दैट फ्री विल इन आवर हॉरोस्कोप, सो अगर हमारे एफर्ट्स हैं और अगर हम दिमाग से सोच के वो काम करने के लिए तरफ लग जाएं, तो पॉसिबिलिटी है कि हम उन बैड प्लेसमेंट्स को भी ओवरकम करके हम वो सक्सेस और वो पैसा लाइफ में ला सकते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट क्या, अभी तक तो हमने सिर्फ D1 चार्ट के बारे में बात करी कि D1 में आप ये योग कैसे देखोगे, धन योग, अच्छे प्लैनेट्स, इनका हाउस, ये सब। सिमिलरली यही सेम चीज़ आपको देखनी है D9, बिकॉज D9 इज़ द हार्ट ऑफ D1, राइट। ये हम पहले ही बता चुके हैं। और D9 से हम डिग्निटी देखते हैं प्लैनेट्स की कि कैसा होगा। सेकेंड हाउस भी D9 से ज़्यादा पता लगता है कि आगे कैसा होगा। तो बोला यह जाता है कि अगर आपके D9 में D1 से ज़्यादा योग है तो डेफिनेटली आपका लेटर ऑन लाइफ में सक्सेस ज़्यादा है। D1 में ज़्यादा है, D9 में कम है, इट्स नॉट गुड। बट अगर D1 में कम है, D9 में ज़्यादा है, किसी को D1 में ये अब ये धन योग नहीं मिल रहा, या और अच्छे ये प्लैनेट्स राहु, वीनस या जुपिटर अच्छे नहीं मिल रहे, उनकी पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, किसी का जुपिटर वीक है बट D9 में वो एक्सल्टेड है, D9 में बहुत स्ट्रांग है, इट्स एक्चुअली ए गुड थिंग। इसका मतलब ये है कि लेटर हाफ में आपकी लाइफ जो है वो धीरे धीरे राइज करना शुरू हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, स्पेशली आफ्टर योर मिड 30s, लाइक आफ्टर 35 साल के बाद। तो ये हमको ये सारे योग जितने हमने D1 में चेक करे, सेम प्लैनेट्स की हमने जितनी चीज़ें चेक करी, ये हमको D9 में भी चेक करना है। तो D1 एंड D9 ये सारे हम कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। फिर D9 में हमको वही चेक करना है कि लग्न कैसा है, ठीक है, लग्न कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, लग्न में क्या प्लैनेट्स बैठे हैं, लग्न को एस्पेक्ट कौन कर रहा है, कितने स्ट्रांग प्लैनेट्स एस्पेक्ट कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मेलेफिक्स हमेशा ख़राब ही करें। अगर स्ट्रांग मेलेफिक है और अगर उसका वो मेलेफिक अगर मेलेफिक है बट वो फंक्शनल बेनिफिक है, ठीक है, आपको फंक्शनल बेनिफिक के बारे में पता ही होगा, फंक्शनल बेनिफिक मेलेफिक के बारे में। तो अगर वो फंक्शनल मेलेफिक नहीं है, फंक्शनल बेनिफिक है और वो लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है या लग्न के लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो एक गुड पॉइंट है, इट्स ए गुड पॉइंट फॉर योर लग्न और लग्न लॉर्ड। सिमिलरली विद मून, वहाँ से आप मून को भी देख सकते हो, मून लग्न और मून का क्या पोजीशन है, और मून लग्न से आप कैसे आप प्लैनेट्स बैठ रहे हैं वो भी आप देख सकते हो। D9 में सेम चीज़ जो आप वहाँ देखोगे, सेम चीज़ आप यहाँ देखोगे, D1 में जो देखोगे वो D9 में आप देखोगे। तो जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन D9 में फॉर्म होंगे वो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा है। और अगर D1 में भी आपके सपोज करो 3-4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं और D9 में भी 3-4 बन रहे हैं, दैट मीन्स आपकी थ्रू आउट लाइफ अच्छा ही रहेगा, शुरुआत से लेकर एंड तक आपके पास अच्छा पैसा रहेगा। बट अगर एक में कम है एक में ज़्यादा है तो उस हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ऑलवेज गुड टू हैव मोर इन D9 में ज़्यादा होना हमेशा अच्छा है। सो गाइज़ ये वेल्थ के ऊपर मैं ये वीडियो जो बनाना चाहता था, ये इस वीडियो में यही सब बातें आप लोगों को जो बताई जो इम्पोर्टेंट थी और जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि
मेन हमेशा ध्यान रखें कि वीनस और जुपिटर, ये 2 प्लैनेट और राहु, ये 3 प्लैनेट का प्लेसमेंट अगर 11th हाउस में राहु प्लेस्ड है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है, बट इट शुड बी इन गुड राशिज, स्पेशली टॉरस या फिर अगर कन्या यानी कि वर्गो, अगर इनमें है 11th हाउस में राहु तो डेफिनेटली ये देखा गया है कि वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, बहुत अच्छा पैसा देता है, बहुत अच्छा पैसा भी देता है, बहुत अच्छा नेटवर्क भी देता है आपको, आपके फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है। तो ये दोनों चीज़ें राहु वहाँ बैठ के देता है, तो राहु वहाँ पे ख़राब नहीं होता, कुछ हाउसेज में ख़राब होता है, बट 11th हाउस इज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड हाउस फॉर राहु, अगर वो साइन प्लेसमेंट गलत ना हो तो। सिमिलरली जब हम सैटर्न का भी नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे 11th हाउस का, तो सैटर्न के लिए भी 11th हाउस इज एक्चुअली वेरी गुड। सो 11th हाउस इज ओवरऑल इज़ अ वेरी गुड हाउस बिकॉज वो हमारे होप्स एंड विशेज़ का है, तो इसलिए वहाँ पे अगर कोई अच्छा प्लैनेट बैठा है और अच्छी कंडीशन में बैठा है तो इट्स ऑलवेज गुड। वीनस जुपिटर और राहु है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर कोई भी प्लैनेट वहाँ पे अच्छा बैठा है, सपोज अगर मरकरी अपनी ही राशि में बैठा है, एक्सल्टेड मरकरी बैठा है वहाँ पे, तो एक्चुअली दिस इज़ वेरी गुड। या अगर सेकंड हाउस में सेकंड हाउस का ही प्लैनेट बैठा है, सपोज सेकंड हाउस किसी का लियो है और वहाँ पे सन एक्सल्टेड है, सॉरी सन है, तो वो अपनी ही राशि में हो गया। या अगर आपका सेकंड हाउस एरीज है और वहाँ पे सन बैठा तो सन इज एक्सल्टेड, या अगर मून वहाँ पे एक्सल्टेड है, या जुपिटर तो हमने बोला, या जैसे कुछ भी मार्स है, कोई भी प्लैनेट है, मरकरी है, अगर एक्सल्टेड है 11th और सेकंड हाउस में, तो इट्स एक्चुअली वेरी गुड कॉम्बिनेशन और वेरी गुड फैक्टर फॉर गुड वेल्थ। तो ये सब चीज़ें हम लोग को देखनी चाहिए जब हमें वेल्थ का कंसिडरेशन देखना है। सो गाइज, आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी, आई होप, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, या अगर आपने मेरी पहले ही इस टाइप की धन योग का या इस टाइप का कोई वीडियो नाम देखा हो, या आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, तो यूट्यूब पे जाएं, मेरा नाम टाइप करें शिखर वत्स, और वहाँ पे आप मेरे सारे ये वीडियोज़ एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।